हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रिपरेशन लैब। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्टार्ट होता है डिक्लाइन ऑफ मुगल से, और मुगल से हम मानते हैं कि मिडाइवल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप देखते हो कि मुगल एरा में आपके यूरोपियन का अराइवल स्टार्ट हो जाता है। तो आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पहले ज़रूरी है हमें ये पढ़ना डिक्लाइन ऑफ मुगल, ताकि हमारा एक मुगल पूरा ख़त्म हो जाए और हम एग्जैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर हो जाए। तो फ्रेंड्स, यदि हम डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की बात करते हैं तो आप देखोगे कि 18 सेंचुरी में आपकी डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 18 सेंचुरी में डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्ट होता है। इसके मल्टीपल रीजन होते हैं। देखो, एक तो आपका हो जाता है कि बैटल ऑफ बक्सार जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। उसके बाद आप ये पढ़ते हो मुगल एरा में कि आपका जो औरंगजेब होता है उसकी डेथ होती है 1707 में। उसके बाद जो भी औरंगजेब के सक्सेसर आते हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं या इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं इस इतनी बड़ी वास्ट जो राइन होती है उसे प्रॉपरली टैकल करने में। तो ये एक दूसरा रीज़न बन जाता है। तीसरा रीज़न ये हो जाता है कि औरंगजेब जो था उसकी जो पॉलिसीज़ रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, और इससे क्या हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी आपकी वीकनेस इमर्ज होने लग जाती है। और बाद में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उसके जो सक्सेसर आते हैं वो इन सारी वीकनेस के साथ प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रॉपरली टैकल नहीं कर पाते हैं। ये भी एक रीज़न बन जाता है डिक्लाइन ऑफ मुगल का। उसके बाद आप देखते हो कि मल्टीपल फॉरेन इन्वेजन होते हैं, जैसे कि इन्वेजन ऑफ नादिर शाह जो कि मोहम्मद शाह की राइन में होता है। उसके बाद आप ये पढ़ते हो कि इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मुगल पावर होती है उसकी जो एक टोटल पावर होती है उसमें धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लगता है। साथ ही पैरेलल आप ये देखते हो कि जो मराठा पावर होती है उसके अगेंस्ट इमर्ज होती है। किसके अगेंस्ट? आपकी मुगल पावर के अगेंस्ट, जो कि एक रिबेलियन का काम करती है और गोरिल्ला वारफेयर के थ्रू क्या करती है, मराठा जो आपके मुगल होते हैं इन्हें वीक करने की कोशिश करती है। तो ये सारी जो एक रीज़न होते हैं मिला जुला के डिक्लाइन ऑफ मुगल का रीज़न बनते हैं। मेनली यदि हम बात करें तो देयर आर 5 कॉज जो कि मुगल डिक्लाइन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल। तो हम इन सारे कॉज को 5 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, सेकेंड वन वीक सक्सेसर आफ्टर औरंगजेब, थर्ड वन डिग्रेडेशन ऑफ नोबल्स, फोर्थ वन मिलिट्री वीकनेस, एंड फिफ्थ वन इकोनॉमिक रीजन। यदि हम बात करें पॉलिसी ऑफ औरंगजेब की फ्रेंड्स, तो देखो आप जब पढ़ते हो मुगल एरा तो मुगल एरा जो अपने ज़ेनिथ पे पहुंचा था या मैक्सिमम एक्सपांशन जब मुगल एरा का हुआ था वो राइन थी आपके औरंगजेब की। बट औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो कैसी थी? इस्लाम डोमिनेटेड पॉलिसी थी, और वो हिंदुइज्म को इतना ज़्यादा क्या करता, मतलब इतना ज़्यादा उसे ना तो प्रमोट करता था, नहीं वो कोई फ्रेंडली पॉलिसी को अडॉप्ट करता था। इससे क्या होने लगा कि भले ही उसका जो एम्पायर था वो वास्ट हुआ बट एम्पायर वीक भी होने लगा, और साथ ही साथ मल्टीपल अग्रेसिव वारफेयर भी होने लगे। तो आप जब मुगल एरा पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वारफेयर हुआ ये औरंगजेब के टाइम हुआ, और इससे क्या होने लगा कि जो ट्रेजरी थी आपके मुगल एरा की या मुगल्स की जो ट्रेजरी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, और ये एक रीज़न बना क्या आपके मुगल के डिक्लाइन का। उसके बाद आप ये देखोगे कि दक्कन जो आपका रीजन है महाराष्ट्र वाला, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 27 ईयर्स दक्कन वार किया था ताकि वो दक्कन में अपना पावर पूरी स्टैब्लिश कर सके, बट उससे उसको कुछ एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं मिला। और इससे क्या हुआ कि जो ट्रेजरी थी मुगल्स की वो बहुत ही ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट हुई। इसीलिए औरंगजेब ने दक्कन को कहा दक्कन का जो अल्सर है ये मुगल को पूरी तरीके से डिक्लाइन कर देगा, जैसा कि स्पेनिश अल्सर ने किसको डिक्लाइन किया था?
नेपोलियन के रिजिम को डिक्लाइन करने का काम किया था। सेकेंड जो हमारा रीजन है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का, ये है कि आप ये पढ़ते हो कि औरंगजेब की डेथ के बाद कोई भी इतना कॉम्पिटिटिव सक्सेसर नहीं आता है जो कि इतने वास्ट एम्पायर को, और वास्ट होने के बाद क्या है कि वीक एम्पायर हो गया है, उसको प्रॉपरली टैकल कर सके। रेदर देन वो जो उसके सक्सेसर थे फ्रेंड्स, वो लग्जरियस लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, जैसे कि बहादुर शाह है। इनका एक ही रीज़न होता है कि बहादुर शाह जो कि इमीडिएट सक्सेसर होते हैं औरंगजेब के, वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं एम्पायर को होल्ड करने के लिए। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो थे बहुत ही ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल में इंडल्ज रहते थे, तो इन्होंने भी अपनी रिजिम को प्रॉपरली टैकल नहीं किया। उसके बाद जो शाह आलम सेकंड होते हैं, इनके टाइम मल्टीपल आप देखोगे कि शाह आलम सेकंड और आलमगीर सेकंड के टाइम पे इम्पॉर्टेंट बैटल आपके खेले बैटल होते हैं हिस्ट्री में। तो उससे क्या होता है, मुगल जो ट्रेजरी होती है वो बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट होती है। उसके बाद आप ये देखोगे कि जो सक्सेसर थे औरंगजेब के, उनके पास एक कंसोलिडेटेड कैपेसिटी नहीं थी या एक प्रॉपर विजन नहीं था अपने रिजीम को किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना है। तो ये भी क्या बना, एक कारण बना जिससे कि मराठा किंगडम आपकी डिमिनिश हुई। बहादुर शाह जफर जो था लास्ट मुगल रूलर बना, जिसे 1862 आफ्टर दी 1857 रिवॉल्ट पेंशन देते हुए कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था, और उनकी डेथ रंगून में ही हुई। तो अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो आप ऐसे याद रख सकते हो, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब जो है, इससे आपको पूरा याद रहेगा। देखो, ब से बाबर है ना, फिर भाजी में एच आता है हुमायूं, ए से अकबर, जे से आपका आ जाता है जहांगीर, फिर आपका शाहजहां, फिर आपका आ जाता है भाजी सब्जी हो गया। उसके बाद आपको ये वाली क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। शाहजहां, फिर आप पढ़ोगे औरंगजेब, फिर बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, अब अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो आप याद रखें, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, ये एक आपका एब्रीविएशन है जिससे आप एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं सारे ही रूलर्स की। अगर हम बात करें थर्ड रीजन, जो कि रीजन बना आपकी डिक्लाइन ऑफ मुगल का फ्रेंड्स, तो ये है डिग्रेडेशन ऑफ नोबल्स। तो आप ये देखते हो कि जब मुगल्स थे, ठीक है, मुगल मतलब कि आपके हुमायूं, और हुमायूं के बाद आ जाता है अकबर, अकबर के बाद आपका औरंगजेब। तो इनके टाइम जो नोबल थे ना, वो नोबल बहुत ही ज्यादा ब्रेव भी थे और इंटेलिजेंस भी थे और कॉम्पिटेंट भी थे, ठीक है। बाद में आप ये देखोगे कि जब लेटर मुगल एरा स्टार्ट होता है, ठीक है, हम मुगल एरा को दो पार्ट में पढ़ते हैं, मुगल्स एंड लेटर मुगल्स। तो लेटर मुगल्स में जब आप पढ़ते हो, कहाँ से, बहादुर शाह से, तो आप ये देखते हो कि जो नोबल आते हैं, ठीक है, नोबल भी किससे होते हैं कि वो भी लग्जीरियस लाइफ में इंडल्ज होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जो मोनार्क हैं वो भी इंडल्ज हैं, किसमें, आप पर्सनल प्रिविलेजेस में, लग्जीरियस लाइफ में। तो उसी को नोबल्स भी फॉलो करने लग जाते हैं। और जो नोबल्स होते हैं लेटर मुगल पीरियड में, वो इन्वॉल्व होते हैं गैम्बलिंग में, ड्रिंकिंग एल्कोहल में। तो ये सारी जो रीजन बनते हैं वो भी एक इफेक्टिव रीजन बनते हैं या एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल का। जैसे कि आप देखते हो कि अकबर के रिजिम में आपको बैरम खान, आसफ खान, मुजफ्फर खान, ये जो थे एक ऐसे आपको नोबल्स दिखेंगे जिन्होंने एक जो बिल्डिंग करना था किसी एक बड़े वास्ट एम्पायर को, मुगल एम्पायर को, उसमें उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। पर जब आप लेटर मुगल की बात करते हैं तो उसमें आपको ऐसे नोबल्स के नाम नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको ये नाम दिखता है सैयद ब्रदर का, जिन्हें हम बोलते हैं किंग मेकर, ठीक है। तो वो जो किंग मेकर होते थे वो भी पर्सनल गेन के लिए क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करके किंग्स को थ्रोन पे असेंड करवाते थे। तो ये भी एक रीजन बनता है आपकी डिक्लाइन ऑफ मुगल का। नेक्स्ट है मिलिट्री वीकनेस। तो आप ये देखोगे कि जब इन्वेजन होता है यूरोपियन पावर का, तो उनके पास जो मिलिट्री वेपन्स होते हैं, उनके जो भी ओवरऑल वेपन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। बट जो मुगल्स के जो वेपन्स होते हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल होते हैं,
और एक जो मनसब सिस्टम होता है और न ही कोई डिसिप्लिन होता है आर्मी में। तो मल्टीपल रीजन होते हैं, मिलिट्री इनडिसिप्लिन, मिलिट्री वीकनेस, जो कि ओवरऑल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं मिलिट्री वीकनेस के लिए और डिक्लाइन ऑफ मुगल के लिए। तो आप ये बताओगे कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डिक्लाइन इन द डिफेक्ट इन मुगल मिलिट्री सिस्टम, द आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द फ्यूडल बेसिस एंड देयर हैड सम कॉमन soldiers owe allegiance to the मनसबदार rather than the imperial। तो इसमें क्या होने लग जाता है कि जो मनसब होता है, तो जितने भी सोल्जर होते हैं किसी एक मनसब के अंडर में, वो क्या करते हैं, ज्यादा ओबे करते हैं अपने मनसर को, ना कि एम्परर को। ये भी एक रीजन बन जाता है कि जब एम्परर को सोल्जर्स जो है वो ओबे ही नहीं करेंगे तो मिलिट्री को की प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होगी। मुगल आर्टरीज जो थी, जो या मुगल्स के जो वेपन्स थे वो बहुत ही इनफेक्टिव थे अगेंस्ट द गुरिल्ला वारफेयर ऑफ मराठास। जो सोल्जर्स थे आपके मुगल एरा के, उनकी लॉयल्टी चेक नहीं की जाती थी, जैसा कि आप पढ़ते हो मौर्यन पीरियड में कि कौटिल्य जो होते हैं वो लॉयल्टी चेक के लिए मल्टीपल एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं। वीक कंपोजिशन था आर्मी का, ये भी एक बहुत मेन डिफेक्ट बना डिक्लाइन ऑफ मुगल का। नेक्स्ट रीजन इज इकोनॉमिक रीजन। तो फ्रेंड, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रीजन की, तो आप ये देखते हो कि जब 27 ईयर वार होता है दक्कन का, जिसे एट द एंड औरंगजेब दक्कन अल्सर बोलते हैं, वो क्या करता है, रॉयल ट्रेजरी को पूरी तरीके से रन कर देता है। और इससे क्या होता है कि ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सारी चीजें नेगेटिवली इफेक्ट हो जाती हैं। मराठास की रेड आप देखते हो कि जब भी जो आपकी मुगल होते हैं उनकी कोई भी, जैसे कि ट्रेजरी कहीं से एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट की जाती है या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, तो मीनवाइल ये जो मराठास होते हैं ये रेड मार देते थे। और उससे क्या होने लगा कि जो आपके मुगल्स थे उनकी जो ट्रेजरी थी उसमें डिग्रेडेशन होने लगा। पीसेंट जो थे उनके 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 प्रोडक्शन को भी कोई सेफ्टी नहीं थी। उसके बाद लेटर मुगल्स जो थे, इनकी खुद की बहुत ही ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल थी, तो इससे क्या होने लगा, नेगेटिव स्ट्रेस होने लगा किस पे, आपकी ट्रेजरी पे। सैलरी जो थी सोल्जर को वो प्रॉपरली पेड नहीं की जाती थी। इससे क्या होने लगा, जो सोल्जर्स थे वो भी क्या होने लगे, आपके जो रूलर है या जो भी एम्परर है उनके लिए उनमें जो एक रिस्पेक्ट होती है या जो भी उनका ओबे होता है टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, वो कम होने लगा। जागीरदार जो आपकी पॉलिसी थी वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने लगी। और साथ ही साथ पुअर फाइनेंसिंग ऑफ रिसोर्स, और इससे क्या होने लगा कि मुगल जो था पुअर फाइनेंसिंग स्टेट में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया अपने फाइनेंस को। तो अगर हम बात करें ओवरऑल रीजन, तो देखो आप ये बताओगे कि डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्ट होता है 1526 से बाद, ठीक है, सॉरी, स्टार्ट होता है ग्रेट मुगल पीरियड 1526 में आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। उसके बाद बाबर के बाद मल्टीपल रूलर्स आते हैं जो कि बाबर के सक्सेसर बनते हैं, जो कि मुगल एम्पायर जो होती है उससे एक्सपांड करते हैं और जेनिथ पे लाते हैं। तो जो मुगल एम्पायर है वो जेनिथ पे आती है औरंगजेब के टाइम। औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। और जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो इससे इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा मोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के टाइम मुगल एम्पायर जो होता है एक वास्ट एम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो भी सक्सेसर आते हैं औरंगजेब के, वो उस वास्ट एम्पायर को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो इनकम्पिटेंट प्रूव हो जाते हैं। और ये एक रीजन बन जाता है डिक्लाइन ऑफ मुगल का। उसके बाद ये होता है कि जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उनका जो सन होता है मुअज्जम, उसकी बहुत ही ज्यादा वो एजेड होता है, 65 ईयर ओल्ड होता है बहादुर शाह, और उस समय वो थ्रोन पे असेंड होता है। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाता है, जो कि अदर जो पावर्स होती है जो इमर्ज होना चाहती है उन्हें एक पॉजिटिवली चार्ज दे देती है।
बहादुर शाह की यदि हम बात करें तो बहादुर शाह की पॉलिसी आपको याद रखनी है। इसकी पॉलिसी थी कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सिलिएशन। ये क्या करता है, जितने भी आपकी पावर थी, रीजनल पावर जो कि पैरेलल चलती थी मुगल्स के, जैसे कि राजपूत, मराठा, बुंदेला, सिख्स एंड जाट्स, इनके साथ क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है और कंसीलिएट करता है। तो आपको याद रखना है बहादुर शाह कौन सी पॉलिसी अपनाता है, कॉम्प्रोमाइज एंड कंसीलिएशन। उसके बाद इससे क्या होता है कि जब वो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी अपनाता है तो मराठा एंड सिख्स जो है वो पैरेलली पावरफुल बन जाते हैं। और उसी के साथ आप ये देखोगे कि सबके साथ तो ये कॉम्प्रोमाइज करता है, बट सिख के टाइम जब सिख जो होते हैं वो ज्यादा ही अनरेस्ट करने लग जाते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की साइड, तो ये सिख्स को क्या करता है, सिख्स के साथ रिवोल्ट होता है इनकी डेथ हो जाती है 1712 में। वॉर ऑफ सक्सेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो ये तो अपने को पता है कि जो मुगल होते हैं ये मोनार्क होता है जिसमें कि एक ही फैमिली के लोग क्या करते हैं, थ्रोन को असेंड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनके बाद आते हैं, किनके, आपके बहादुर शाह जफर के बाद, वो भी इनकम्पिटेंट ही प्रूव होते हैं और ये रीजन बन जाता है किसका, डिक्लाइन ऑफ मुगल का। जहादर शाह जो होते हैं आपके बहादुर शाह के बाद आते हैं, जहादर शाह जो सक्सीड करते हैं बहादुर शाह को, ये भी वीक एंड इनकम्पिटेंट होते हैं। ये इनकी जो पॉलिसी होती है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है, नोबल्स के थ्रू, और ये पूरे ही तरीके से इन्हें पपेट रूलर हम कह सकते हैं। इनकी जो राइन होती है ये 1 ईयर की ही होती है। एंड देन आते हैं फर्रुखशियर। फर्रुखशियर को हम बोलते हैं कि ये जो थे ये इतने ज्यादा, मतलब इनमें बहुत ही ज्यादा इनमें फियरनेस थी, तो इनके जो भी डिसीजंस होते थे वो किसके थ्रू लिए जाते थे, आपके किंग मेकर्स के थ्रू। किंग मेकर्स कौन है, आपके सैयद ब्रदर्स, ठीक है। तो ये सैयद ब्रदर्स के थ्रू कंट्रोल होते थे और रियल अथॉरिटी भी किसके पास थी, आपकी सैयद ब्रदर के पास। सिर्फ आपको ये एक नॉमिनल जो रूलर होता है उसके तौर पे इन्हें गद्दी पे बिठाया गया था। और जब इन्होंने अपने हिसाब से सारी चीजों को कंट्रोल करने की सोची कि नहीं, मुझे एक पपेट रूलर की तरह नहीं रहना है, तो इन्हें सैयद ब्रदर के थ्रू ही इन्हें मार दिया जाता है। एंड देन किसके पास राइन आ जाता है, सैयद ब्रदर की हेल्प से मोहम्मद शाह के पास, जिन्हें हम बोलते हैं रंगीला भी। जब ये थ्रोन को असेंड करते हैं, ये 18 ईयर ओल्ड होते हैं और ये ग्रैंडसन होते हैं बहादुर शाह जफर के, सॉरी जफर नहीं, बहादुर शाह के। तो ये क्या होता है, जब मोहम्मद शाह जब थ्रोन को पे असेंड करते हैं तो इससे क्या होता है, जो नोबल्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये तो अभी 18 ईयर ओल्ड ही है, छोटा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जितनी भी पावर है वो खुद के पास क्या कर ले, इकट्ठी कर ले। तो इससे क्या होता है कि जो इनके जो मल्टीपल प्रोविंस होती है जो कि मुगल्स के अंदर आती है, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, रोहिलखंड, ये क्या करते हैं कि इन्हें नॉमिनल लॉयल्टी देनी होती है मुगल्स को, बट ये उस लॉयल्टी को देना बंद कर देते हैं। और बाद में आप देखते हो लेटर ऑन कि रीजनल पावर के रूप में इमर्ज भी हो जाते हैं हैदराबाद, बंगाल, अवध, रोहिलखंड, जो कि आप रीजनल पावर के इमरजेंस में पढ़ोगे अर्लियर आपके बाद वाले लेक्चर्स में। मोहम्मद शाह जो था, ये आप ये देखोगे कि 30 ईयर तक इसकी राइन होती है और इसके पास एक चांस होता है कि ये एम्पायर को बचा सके, बट ये इसके जो डिसीजंस होते हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं ताकि हम उसकी जो राइन है उसे प्रॉपरली हम उससे एक बोल सके कि जो मुगल एम्पायर की राइन है उसे एक रिस्क फैक्टर से बाहर निकाला जा सके, बट ये कोई एक प्रॉपर डिसीजन नहीं लेता है। इसी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है मोहम्मद शाह की राइन में कि आप ये देखते हो कि नादिर शाह जो कि रूलर होता है पर्शिया का, ये सबसे पहले अटैक करता है 1739 में, कहाँ पर, आपके पंजाब वाले रीजन में। उसके बाद क्या होता है, ये मोहम्मद शाह को भी इजीली डिफेक्ट कर देता है और इम्प्रिजन कर देता है। इसके बाद ये दिल्ली की तरफ जाता है और दिल्ली की तरफ जाने के बाद ये कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड और पिकॉक थ्रोन और बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ ट्रेजरी को ये प्लंडर करके कहाँ ले जाता है, अपने राइन में वापस ले जाता है। तो मतलब ये दिल्ली को पूरी तरीके से लूट लिया जाता है।
नादिर शाह का जो इन्वेजन था, आपसे पूछा भी जाता है कि नादिर शाह के इन्वेजन के बारे में आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नादिर शाह का जो इन्वेजन होता है ये क्या करता है कि बहुत ही ज्यादा एक मतलब पुलिंग फोर्स का काम करता है टुवर्ड्स द डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल। क्यों? क्योंकि आप ये तो देख रहे हो कि मुगल्स के जो सक्सेसर मुगल्स में जो सक्सेसर आए हैं आफ्टर दी औरंगजेब, वो इनकम्पिटेंट है, वीक है, वो पपेट रूलर है। तो इससे क्या हो जाता है कि ओवरऑल जो टेरिटरी है जो भी मुगल्स के अंडर में आती है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टर्बेंस तो इमर्ज होंगे, साथ ही साथ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी इमर्ज होने लग जाते हैं। ना ही मिलिट्री, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल सारी कंडीशंस ऐसी बनती हैं जो कि डिक्लाइन को क्या करती है, प्रमोट करती जाती है। तो मोहम्मद शाह किससे सक्सीड होता है? देखो, नंबर ऑफ इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट रूलर होते हैं आपके, जो कि मोहम्मद शाह के बाद आते हैं, जैसे कि अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। फिर आप ये पढ़ते हो कि जब राइन होता है किसका, आलमगीर सेकंड का, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। फिर उसके बाद जब आपके शाह आलम सेकंड होते हैं, उसके टाइम होती है आपकी बैटल ऑफ बक्सार, जिसमें क्या होता है कि मुगल्स भी पार्ट ले लेते हैं और जो ब्रिटिशर्स होते हैं, मतलब जो आपके यूरोपियन पावर है ब्रिटिशर्स की, वो हरा देती है किससे, बंगाल में सिराजुद्दौला को, मीर कासिम को। हाँ, तो इससे क्या हो जाता है कि ओवरऑल जब मुगल्स भी बैटल ऑफ बक्सार में एंटर कर जाते हैं और उनकी हार हो जाती है, तो क्या होता है, ओवरऑल ये मान लिया जाता है कि अब जो अल्टीमेट पावर थी इंडिया की, मुगल्स, वो भी ब्रिटिशर्स से हार गए हैं। इसी के साथ मान लिया जाता है कि अब ब्रिटिश पावर के पास कोई अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आप 15 मार्कर के क्वेश्चन में याद रख सकते हो। जितने भी हमने ये जो रूलर पढ़े, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, बहादुर शाह, ठीक है, उसके बाद आपके फरूख शेर, तो ये 3 मार्कर में आते हैं। नादिर शाह का इन्वेजन आपसे 6 मार्कर में भी पूछा गया है। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। फिर आप 1761 में क्या होता है कि जब शाह आलम सेकंड की राइन होती है, तो अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है, जिसे हम बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इसमें भी क्या होता है कि जो आपके मराठास हैं, वो मुगल्स के साइड से क्या करते हैं, बैटल में आते हैं और मराठास हार जाते हैं किससे, अहमद शाह अब्दाली से। और इसके साथ क्या होने लग जाता है, डिक्लाइन ऑफ मराठास भी स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो डिक्लाइन ऑफ मराठा बाजीराव के बाद से स्टार्ट हो जाता है, बट हम ये देखते हैं कि जब बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है 1761 में, जिसे हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, तो इसके बाद मराठा जो होते हैं उनकी पावर में बहुत ही ज्यादा आपको डिक्लाइनेशन या बहुत ही ज्यादा उनकी पावर में आपको कमी देखने को मिलती है। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, मराठा इसमें कंप्लीटली डिफीट हो जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है या अनस्टेबिलिटी होती है, वो फिर से इमर्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली न तो वहां पर रुक के रूल करता है खुद का, न मराठा वहां पर जीतते हैं, और न ही आप ये देखोगे कि जो बाद वाले आपके जो रूलर हैं वो इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल रीजन बन जाते हैं डिक्लाइन ऑफ मराठा के। शाह आलम सेकंड जो होता है, ये एक और चीज कर देता है कि जो दीवानी राइट होते हैं बंगाल के, ठीक है, और बिहार के और उड़ीसा के, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ये आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, 1765 का एक ये इवेंट है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो जितनी भी रिवेन्यू होता है, ठीक है, आपकी किसका, इन सारे रीजन का, कौन कौन से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो किसके पास चली जाती है पावर, ब्रिटिशर्स के पास। तो इससे क्या हो जाता है, इनकी ट्रेजरी पे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अब जो दीवानी राइट्स है वो किसके पास चले गए, ब्रिटिशर्स के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अब वहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो किसके ट्रेजरी में जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। फिर उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है कि बहादुर शाह जो होते हैं आपके, उनके टाइम जब होता है आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसमें क्या होता है, जब ये आपके दिल्ली में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके
मुगल बहादुर शाह होते हैं, इनके तरफ से जो लड़ रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बख्श खां, उन्हें जब वो हरा देते हैं तो ये बहादुर शाह जफर को बोला जाता है कि आप इंडिया छोड़ के जाएंगे, और इसी के साथ मराठास की जो जो मुगल्स की जो पावर है उसे पूरी तरीके से खत्म मान लिया जाता है, और मुगल एम्पायर इस तरीके से पूरी तरीके से खत्म मानी जाने लगती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें 15 मार्कर के अकॉर्डिंग कॉज ऑफ डिक्लाइन, तो आप बताएंगे वॉर ऑफ सक्सेशन, पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, एम्प्टी ट्रेजरी, इन्वेजन, बेसिकली फॉरेन इन्वेजन, साइज ऑफ एम्पायर एंड चैलेंज फ्रॉम द रीजनल पावर्स, और रीजनल किंगडम में आप बता देंगे कौन कौन सी, हैदराबाद, राजपूत, अवध, मराठास एंड मैसूर। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर था। हमने आज इसमें कवर किया है आपके लेटर मुगल से आने वाले जितने भी 3 मार्कर है वो कवर हो जाते हैं, नादिर-शाह इन्वेजन कवर हो चुका है, और उसके साथ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मराठास भी देखा, क्योंकि हमने 1761 का आपका वॉर को डिस्कस किया। 1761 में होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल, जिसमें हमने 6 मार्कर के अकॉर्डिंग भी देख लिया, 15 मार्कर के अकॉर्डिंग भी देख लिया। ठीक है, वैसे तो आप 2020 के अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर करें तो 11 मार्कर के क्वेश्चन है, आप इसमें से की पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स हो और आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, योर प्रिपरेशन लैब। थैंक यू वेरी मच।